नमस्कार, मैं प्रोफेसर सरोज व्यास। इस व्याख्यान से पूर्व के व्याख्यान में आपके पास आज चर्चा कर रही थी हिंदी भाषा शिक्षण पर। हिंदी भाषा शिक्षण में हमने चर्चा करी कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं और उसके साथ साथ भाषा के कितने प्रकार हैं। भाषा के प्रकारों के बाद आज का जो यह हमारा व्याख्यान है, इसमें हम चर्चा कर रहे थे वाक्य विचार, वाक्य के अंग और वाक्य के प्रकारों पर। वाक्य विचार पर हमने चर्चा करने के उपरांत वाक्य के अंग समझे और जिसमें हमने देखा, चर्चा करी, समझने की प्रयास किया कि वाक्यों के अंग दो हैं, उद्देश्य और विधेय। तदुपरांत वाक्य के प्रकारों पर हमारी विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें हमने विधानार्थक, निषेधवाचक, ज्ञानार्थक, प्रश्नार्थक, विस्मयादिबोधक, संदेह सूचक और शर्त बोधक, इन पर हमने विस्तृत चर्चा करी। और अब चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं वाक्य में पद क्रम पर। वाक्य में पद क्रम क्या है? वाक्य में पदों का उचित स्थान पद क्रम कहलाता है। क्रम का मतलब देखिए, हम सब जानते हैं, पद का मतलब हमारी स्टेप्स, हमारे चरण, और उसके बाद में क्रम जब शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब आता है कि एक के पीछे एक, यानी एक के पीछे एक स्टेप। तो वाक्य में पदों का उचित स्थान पद क्रम कहलाता है। हिंदी भाषा में पद क्रम निर्धारित है। पद का क्रम बदलने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है और अर्थ स्पष्ट नहीं रहता है। मैं पुनः दोहरा देती हूँ कि वाक्य में पदों का उचित स्थान पद क्रम कहलाता है। हिंदी भाषा में पद क्रम निर्धारित है। पद का क्रम बदलने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है और अर्थ स्पष्ट नहीं रहता है। इसका मतलब ये हमें जान लेना आवश्यक है कि हिंदी भाषा या किसी भी भाषा में यदि हम अशुद्धि से बचना चाहते हैं, अशुद्ध वाक्य से बचना चाहते हैं, तो हमें पद क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो निर्धारित है। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो अर्थ भी स्पष्ट नहीं होगा और वाक्य भी अशुद्ध हो जाएगा। पद क्रम के नियम, अब ये तो हमने चर्चा कर ली कि वाक्य में पद क्रम, जो उचित पदों का उचित स्थान है उसको पद क्रम कहते हैं, और उसके बदलने से बहुत दिक्कत हो जाती है, वाक्य अशुद्ध हो जाता है, अर्थ स्पष्ट नहीं होता। लेकिन पद क्रम के नियम क्या है, ये भी हमें समझना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम बात करेंगे कि पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया। पद क्रम कौन कौन से हो गए? पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। अब देखिए, जब मैंने आपसे ये कहा है कि पद क्रम के नियम, और मैंने ये भी कह दिया कि पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया। कर्ता कौन है? जो कार्य को कर रहा है। फिर कर्म क्या कार्य कर रहा है, और क्रिया यानी कौन सी क्रिया हो रही है। तो इसको हम भली प्रकार से एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सुरभि पुस्तक पढ़ती है। सुरभि पुस्तक पढ़ती है। सुरभि क्या है? करता है, कर्ता, करने वाली है। क्या कर्म कर रही है वो? कर्म हमारा क्या है? पुस्तक है। और क्रिया क्या है? पढ़ रही है। पढ़ना उसकी क्रिया है, सुरभि करता है और पुस्तक कर्म है। तो पद क्रम का पहला नियम है कि पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया। तो इसको हमने ऐसे समझा कि सुरभि पुस्तक पढ़ती है, सुरभि कर्ता, फिर कर्म और क्रिया हमारी है पढ़ना। वाक्य के पद क्रम के नियमों में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे द्विकर्मक क्रियाओं में गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आते हैं। द्विकर्म क्रियाओं में, द्विकर्म, पहले इसको समझना होगा। द्विकर्मक यानी जहां दो कर्म है, द्वि है, दो, द्वि का मतलब दो, द्विकर्मक क्रियाएं हैं, वहां गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में। गौण यानी जिसे जिसे कम महत्ता दी जाएगी वो गौण कहलाता है, और जिसे प्रमुखता दी जाएगी वो मुख्य कर्म कहलाता है। जैसे मैंने वैशाली को पुस्तक दी। अब यहाँ मैंने क्या है? करता है। मैं कौन हूं? करता हूं। वैशाली को पुस्तक दी। वैशाली को गौण कर्म है,
पुस्तक मुख्य कर्म है और दी क्रिया है। तो वैशाली यहाँ गौण कर्म आ गया। मैं अगर ये कहती कि मैंने पुस्तक दी तो यहाँ पे सीधा सीधा वाक्य आ जाता, लेकिन जब मैंने यहाँ पे किसको पुस्तक दी, वैशाली को दी, तो यहाँ दो कर्म आ गए। उसमें वैशाली गौण है इसलिए पहले आ गई और मुख्य बाद में आ गया और देना क्रिया हो गई। अब हमारा इसी में आता है वाक्य के पद कर्म की जब बात कर रहे थे, तो विशेषण संज्ञा से पहले और क्रिया विशेषण प्रश्नवाचक के अलावा सब वाक्यों में क्रिया से पहले आते हैं। ध्यान से समझ लीजिए इसे और ध्यान से सुन लीजिए। विशेषण क्रिया विशेषण जो है वो संज्ञा से पहले और क्रिया विशेषण प्रश्नवाचक के अलावा सब वाक्यों में क्रिया से पहले आते हैं। किस प्रकार से इसको समझेंगे? जैसे बड़े प्रसिद्ध शिक्षाविद, बड़े प्रसिद्ध शिक्षाविद आज यहां आए हुए हैं। मैं पुनः अपने वाक्य को दोहरा रही हूं। बड़े प्रसिद्ध शिक्षाविद आज यहां आए हुए हैं। प्रसिद्ध क्या है? विशेषण है। और शिक्षाविद क्या है? संज्ञा और कर्ता है। संज्ञा है, तो संज्ञा और कर्ता से पहले क्या आया? विशेषण आया। बड़े प्रसिद्ध शिक्षाविद आज यहां आए हुए हैं। क्रिया विशेषण हमारा जो है, क्रिया विशेषण क्या है? यहां, आज यहां, और आए हुए हैं हमारी क्रिया हो गई। और उसके बाद में आता है निषेधात्मक अव्यय, न, नहीं और मत। न निषेधात्मक, मैंने पहले भी बताया है कि निषेध का मतलब ही ना होता है, निषेध का मतलब ही अस्वीकृति होता है। तो निषेधात्मक अव्यय न, नहीं, मत क्रिया से पहले आते हैं। जैसे मैं नहीं खेलूंगी, खेलना क्या है? क्रिया है, लेकिन यहां क्रिया से पहले क्या आ गया? क्रिया से पहले आप अव्यय आ गया। कौन सा अव्यय आ गया? नहीं, नहीं अव्यय आ गया। मैं नहीं खेलूंगी, तुम मत आना। आना यह हमारा क्या हो गया? मत। मत शब्द जो है हमारा वो क्या है? अव्यय है, लेकिन ये क्रिया से पहले आ गया। सबसे पहले संज्ञा हो गई तुम, या कर्ता हो गया तुम, मत आपका यहाँ पे हो गया अव्यय, और क्रिया हो गई आना। तो निषेधात्मक जो हमारे अव्यय हैं, उन निषेधात्मक अव्ययों में मैं नहीं खेलूंगी, या तुम मत आना, या तुम मत करना, या तुम मत जाना, या तुम मत सोना, या तुम मत खाना, या मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, कुछ भी हो सकता है। तो ये निषेधात्मक अव्यय है। तो, भी, ही, तक, भर, मात्र, ये कौन से शब्द हैं? निपात शब्द हैं। मैं पुनः दोहरा देती हूं। तो, भी, ही, तक, भर, मात्र, ये निषाद शब्द हैं। उन शब्दों के बाद आते हैं जिन पर बल देना हो। यानी कौन से शब्दों के बाद आते हैं? जिन पर बल देना हो। जैसे संगीता भी पढ़ेगी, यानी किस पे हमें दिया है? किस पे बल दिया था? उनके बाद में आते हैं। किस पे? संगीता पे। संगीता भी पढ़ेगी, मतलब पढ़ेंगे, लेकिन कौन? संगीता भी पढ़ेगी। तो जो भी शब्द है वो संगीता के बाद लगा है, इसका मतलब है वो निपात शब्द है और उस पर बल दिया जाता है। शर्त बोधक, समुच्चय बोधक। शर्त बोधक, समुच्चय बोधक। यदि, यद्यपि, तथापि, कदापि, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो समुच्चय बोधक हैं और शर्त बोधक। यदि, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। यद्यपि ऐसा था, तथापि ऐसा हुआ। कदापि, तथापि, यद्यपि, ये सारे शर्त बोधक और समुच्चय बोधक शब्द हैं। जोड़ने वाले वाक्यों के आरंभ में आते हैं। जोड़ने वाले, जब दो वाक्य जोड़े जाते हैं तो उनके आरंभ में आते हैं। कैसे आते हैं? देखिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे यद्यपि सोनी ने मेहनत की, तथापि वह सफल नहीं हुई। यानी दो शब्द जुड़ गए, सोनी ने मेहनत करी, वह सफल नहीं हुई। अब इनको जोड़ने के लिए हमने क्या किया? शर्त बोधक और समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया और हमने कहा यद्यपि सोनी ने मेहनत करी,
तथापि वह सफल नहीं हुई। तो जो यद्यपि और तथापि है वो समुच्चय बोधक और शर्त बोधक वाक्य है। फिर आते हैं विस्मय आदि बोधक तथा संबोधन प्राय वाक्य में, वाक्य आरंभ में आते हैं। विस्मय आदि बोधक और संबोधन, जहां किसी बात के लिए आश्चर्य व्यक्त किया जाए, जहां किसी बात के लिए एक विस्मय हो, जहां किसी को संबोधित किया जाए, वो क्या होते हैं? वो वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। जैसे अरे यह क्या कर दिया, अब ये क्या हुआ? विस्मय आदि वाला। अरे तुम आ गए, हे राम ऐसा क्यों हुआ? तो ये जो विस्मय प्रकट करने वाले हैं, ये क्या आता है? वाक्य के शुरू में आते हैं। अब चर्चा हम कर रहे हैं यदि पद कर्म की, तो हमें ये भी जान लेना होगा कि हिंदी भाषा में बल के लिए विशेष पद क्रम होता है जिसमें कर्म और क्रिया का स्थानांतरण हो जाता है। क्या होता है? हिंदी भाषा में बल के लिए विशेष पद क्रम होता है जिसमें कर्म और क्रिया का स्थानांतरण हो जाता है। जैसे कैसे स्थानांतरण हो जाता है? जैसे बुद्धिमती को भी मैंने नहीं देखा, बुद्धिमती को मैंने नहीं देखा, मैंने पूनम को बुलाया और आए तुम। ये जो हमारा है कर्म का स्थानांतरण, ये हमारा हिंदी भाषा में होता रहता है। तो अभी हमने विस्तृत चर्चा करी है, और विस्तृत चर्चा करी है हमने वाक्य के पद क्रम की। और वाक्य के पद क्रम को जब हमने जाना तो हमने सबसे पहले बात करी कर्ता कर्म और क्रिया के साथ कैसे लगते हैं। फिर हमने बात करी कि द्विकर्मिक क्रियाओं में गौण कर्म और मुख्य कर्म बाद में आते हैं। फिर हमने विशेषण के दृष्टिकोण से उसकी चर्चा करी, और हमने निषेधात्मक अवयवों की चर्चा करी। उसके बाद में हमने निपात की चर्चा करी, और निपात के बाद में समुच्चय बोधक की हमने चर्चा करी, और अंत में हम विस्मय आदि जो शब्द हैं हमारे, उन पर हमने चर्चा करी। और लास्ट में हमने कहा कि वो वहाँ पे जो है वो स्थानांतरण, कर्म का स्थानांतरण कर दिया जाता है, क्रिया का स्थानांतरण हो जाता है। तो ये हमारा था वाक्य में पद कर्म। अब वाक्य में पद कर्म पे इतनी चर्चा करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और उसमें हमें देखना है कि वाक्य में अन्विति, वाक्य में अन्विति, वाक्य में अन्विति क्या है? वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से पदों की संगति को अन्विति कहते हैं। किसे कहते हैं अन्विति? वाक्य में लिंग यानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है? वचन, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। कारक, कारक कौन कौन से हैं? काल, काल कौन सा है? भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है। आदि को दृष्टि में रख करके क्या करना होता है? उसको आदि को दृष्टि में रख करके पदों की संगति को अन्विति कहते हैं। जैसे सफेद घोड़ा दौड़ता है, सफेद घोड़ी दौड़ती है। दोनों वाक्य में घोड़ा घोड़ी पद करता है। उनके लिंग और वचन के अनुसार क्रिया और विशेषण में लिंग और वचन की अस्वीकृति है। जैसे घोड़ा घोड़ी, दौड़ना दौड़नी, दौड़ता दौड़ती, ये अन्विति है। कर्ता और क्रिया की अन्विति, कैसे कर्ता और क्रिया की अन्विति? लिंग के अनुसार छात्र पढ़ता है, छात्रा पढ़ती है। वचन के अनुसार लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। और पुरुष के अनुसार वह पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ती हूँ। तो ये जो कर्ता और क्रिया की अन्विति है वो बहुत ही साधारण सा है, बस इसको आत्मसात कर लेने की आवश्यकता है। अनेक कर्ता जब एक ही लिंग में हो तो क्रिया उसी लिंग में बहुवचन होती है। पुनः दोहरा देती हूं, अनेक कर्ता जब एक ही लिंग में हो तो क्रिया उस लिंग में बहुवचन होती है। यानी अनेक कर्ता, कार्य करने वाले जब अनेक कर्ता एक ही लिंग में हो, यानी या तो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, तो क्रिया उसी लिंग में बहुवचन होती है। जैसे सीमा, निधि, श्वेता घर जाएंगी,
सब स्त्रीलिंग में है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका परिवर्तन क्यों होगा, लिंग के अनुसार आपका यदि परिवर्तन होना है तो वो परिवर्तन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनेक कार्य, अनेक कर्ता, अनेक कर्ता जब भिन्न भिन्न लिंग में हो तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग में होती है। पहले जब हमने बात करी तो हमने कहा कि अनेक कर्ता जब एक ही लिंग में होते हैं तो क्रिया उसी लिंग में हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि अनेक कर्ता जब भिन्न भिन्न लिंग में होते हैं तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग में हो जाती है। जैसे कुलदीप, प्रियंका और संगीता बाजार गए। क्या है, यहाँ अलग अलग है। कुलदीप पुल्लिंग है, प्रियंका स्त्रीलिंग है, संगीता स्त्रीलिंग है। तो ये भिन्न भिन्न होने के कारण अब क्या होगा कि इसमें बहुवचन पुल्लिंग में होगा। कुलदीप, प्रियंका और संगीता ये अलग अलग लिंग के हो जाते हैं। फिर आगे, यदि अनेक कर्ता भिन्न भिन्न वचन में हो तो क्रिया प्राय बहुवचन की हो जाती है। अनेक कर्ता भिन्न भिन्न वचन में हो, एक गाय, दो बकरी, कई भैंसे, 10 आदमी, कुछ इस तरह की हो। जब अनेक कर्ता भिन्न भिन्न वचन में हो तो क्रिया प्राय बहुवचन में होती है। जैसे एक गाय, 2 बकरी, कई भैंसे, 4 जानवर, ये सारी चीजें आती है। अब इसमें होता क्या है, कर्म और क्रिया की अन्विति में यदि वाक्य में क्रिया के साथ, यदि वाक्य में क्रिया के साथ ने है तो क्रिया में कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। यदि वाक्य में क्रिया के साथ ने है तो क्रिया कर्म के लिए लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, दीपा ने पत्र लिखा। यानी यहाँ पर कर्म और क्रिया की अन्विति है। राम ने पुस्तक पढ़ी और दीपा ने पत्र लिखा। संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति, इससे पहले हमने अन्विति की बात करी तो कर्म और क्रिया की अन्विति की बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने कर्ता और क्रिया की अन्विति की बात करी, उसके बाद में हमने कर्म और क्रिया की अन्विति की बात करी, और अब हमने संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति की बात कर रहे हैं। सर्वनाम का लिंग, वचन और पुरुष उस संज्ञा के अनुसार होता है जिसके लिए उसका प्रयोग हुआ हो। तो आपके इसमें स्पष्ट कहा गया है कि संज्ञा का लिंग, वचन और पुरुष उस संज्ञा के अनुसार होता है जिसके लिए उसका प्रयोग किया गया है, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग। अब यहाँ एक उदाहरण से मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे शालिनी ने कहा कि वह कल अवश्य आएगी। दूसरा है हमारा आदर सूचक में कहीं। आदर सूचक में क्रिया और सर्वनाम का बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे आपस में वो कुछ करें या नहीं करें, लेकिन आदर सूचक में क्रिया और सर्वनाम का बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे माताजी गांव चली गई। क्या आदर सूचक में किसी क्रिया और सर्वनाम के बहुवचन में प्रयोग होता है तो वहां माताजी गांव गई, वे 3 दिन बाद आएगी, यह आदर सूचक है। यहाँ पे आदर गया, माताजी गांव गई, वो 3 दिन बाद आएगी। यहाँ आदर सूचक में क्रिया और सर्वनाम का बहुवचन में प्रयोग होता है, क्योंकि माताजी आदरणीय है तो यहाँ पर बहुवचन आ जाएगा। और जब हमने बात करी थी कि सर्वनाम का लिंग, वचन और पुरुष उस संज्ञा के अनुसार होता है तो उसके लिए उसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा था कि शालिनी ने कहा है कि वह कल अवश्य आएगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो हम अन्विति देख रहे हैं कर्ता और क्रिया की, सबसे पहले हमने वाक्य में अन्विति देखी। तो वाक्य में अन्विति में हमने कहा कि कर्ता और क्रिया की अन्विति, उसके बाद में हमारा दूसरा था कर्म और क्रिया की अन्विति, एंड देन संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम बात करेंगे संरचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। यानी संरचना की दृष्टि से, जब रचना हम किसी चीज की करते हैं तो उसकी दृष्टि से वाक्य के भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले सरल वाक्य, उसके बाद में मिश्र वाक्य, और मिश्र वाक्य के बाद में संयुक्त वाक्य, और उसके बाद आ जाते हैं विराम चिन्ह।
तो सबसे पहले हम संरचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों में बात करेंगे सरल वाक्य की। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक या अनेक उद्देश्य लेकिन विधेय एक हो, वह सरल या सामान्य वाक्य होता है। पुनः दोहरा देती हूं अपनी बात को। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक या अनेक उद्देश्य, हमने पहले ही जब वाक्य के अंग की बात करी थी तो हमने कहा था कि वाक्य छोटा हो या बड़ा, उसमें दो उसके अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य वो होता है जिसके संबंध में बात की जाए, और विधेय वो होता है जहां उद्देश्य के संबंध में बात की जाए। तो जिस वाक्य में एक या अनेक उद्देश्य हो लेकिन विधेय एक हो, वह सरल या सामान्य वाक्य कहा जाता है। जैसे सिमरन पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। सिमरन क्या है? सिमरन उद्देश्य है, और पुस्तक पढ़ना क्या है? एक विधेय है। अब दूसरा आता है हमारा मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हो, वो मिश्र वाक्य होता है। मिश्रित या मिश्र कह लीजिए। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हो, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। कैसे? देखिए यहां पे, शिखा ने कहा मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी। प्रधान वाक्य क्या हो गया? शिखा ने कहा। शिखा का कहना प्रधानता था। मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी, ये आश्रित था। शिखा ने कहा, इसके ऊपर आश्रित है कि शिखा ने क्या कहा। शिखा ने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। उसके बाद में संरचना की दृष्टि से जब वाक्यों के भेदों की हम बात कर रहे हैं, तो तीसरा हमारा आता है संयुक्त वाक्य। पहला हमने कहा सरल वाक्य, जहां पर एक या अनेक उद्देश्य हो लेकिन विधेय एक होगा। उसके बाद में हमने दूसरा कहा मिश्र वाक्य, जहां प्रधान उपवाक्य और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हो, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। और तीसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक प्रधान वाक्य के समकक्ष उपवाक्य हो, वह संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे राम आया, ये क्या है? प्रधान वाक्य है। राम आया, हमने एक वाक्य बोला राम आया, ये प्रधान वाक्य है। और श्याम बाजार चला गया, ये उसके ही समकक्ष है या उपवाक्य हो गया है। अधिक एक से अधिक प्रधान वाक्य में समकक्ष उपवाक्य हो, समकक्षता है, बराबरी जैसा है कि राम आया ये प्रधान वाक्य था और श्याम बाजार चला गया ये उसके समकक्ष वाक्य है। अब हमने जैसे तीन प्रकार के वाक्यों की चर्चा करी, वो मैं पुनः एक बार आपको समझाना की कोशिश करूंगी इन उदाहरणों के द्वारा। सरल वाक्य, दुर्गंध के कारण यहां बैठा नहीं जाता, ये सरल वाक्य है। यहां पे एक ही तो उद्देश्य है और एक ही विधेय है। उद्देश्य क्या है? दुर्गंध। दुर्गंध के बारे में बात करी जा रही है। क्या बात की जा रही है? कि यहां बैठा नहीं जा सकता। दूसरा क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। यहां इतनी दुर्गंध है कि यहां बैठा नहीं जा सकता। अब यहां पे यहां इतनी दुर्गंध है कि यहां बैठा नहीं जा सकता, इसमें एक प्रधान वाक्य है और एक ही उपवाक्य है। उस पे यहां इतनी दुर्गंध है कि यहां बैठा नहीं जा सकता। प्रधानता क्या है? दुर्गंध के बारे में बताया गया है और बैठा नहीं जा सकता, ये उसका उपवाक्य है। फिर आ गया संयुक्त वाक्य, यहां दुर्गंध है और यहां बैठा नहीं जा सकता। मतलब एक का संयुक्त वाक्य में है, प्रधान वाक्य है और उसके समकक्षी है कि दुर्गंध के कारण यहां नहीं बैठा जा सकता। तो ये जो हमने चर्चा करी है, ये हमने चर्चा करी है कि संरचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने हैं। 3 प्रकार के भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, और इन तीनों को हमने उदाहरण के रूप में समझा। और अब हम अपने इस व्याख्यान के अंतिम चरण में आज की इस चर्चा में पहुंचते हैं और यहां हम बात करेंगे विराम चिन्हों की। शब्दों तथा वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने में
यथा स्थान रुकने के लिए लेखन में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पुनः दोहरा देती हूं इस वाक्य को। शब्दों तथा वाक्यों को परस्पर का संबंध बताने में तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने में यथा स्थान रुकने के लिए लेखन में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब हमारे सामने बात आती है कि विराम चिन्ह कितने होते हैं। आप अपनी इस पे आप इस जो व्याख्यान देख रहे हैं आप इसमें देख भी सकते हैं। विराम चिन्ह जहां पे विराम लगा दिया जाता है, रोक दिया जाता है। मैं विद्यालय जा रही हूं, हमने एक डंडा एक सीधा एक डंडा लगा दिया है, वो जो चिन्ह है वो विराम चिन्ह का है कि मैंने अपने वाक्य को पूरा कर दिया, विराम चिन्ह। दूसरा होता है अल्प विराम। मैं विद्यालय जाऊंगी लेकिन थोड़ा विलंब से। अब मैंने इसमें दो के बीच में थोड़ा सा वहां मुझे विराम देना पड़ा कि मैं विद्यालय जाऊंगी लेकिन थोड़ा रुक कर, यहां पे विराम चिन्ह यानी छोटा सा हमारा ये एक विराम का निशान लग गया। अर्ध विराम। अर्ध विराम जो होता है वहां ऊपर एक बिंदु होती है और नीचे विराम का चिन्ह होता है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अपनी पे, जहां पे होता है कि जहां हम अर्ध विराम आधा रुक जाते हैं उस वाक्य में। फिर हमारे विराम चिन्हों में आता है प्रश्नवाचक। क्या तुम बाजार जा रहे हो, और उसके बाद में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। क्या तुम रात को सोए नहीं, क्या तुम आज आयोजन में शामिल होने जाओगे। ये जो जब पूछा जाता है किसी से, संदेह या संशय की दृष्टि से जब कंफर्मेशन ली जाती है, जब उस चीज को निश्चित किया जाता है, तो प्रश्नवाचक जहां पे क्या, कब, कैसे आदि जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। फिर हमारा आगे बढ़ते हैं और आता है विस्मय आदि चिन्ह, जहां हम विस्मय, अरे, हे, बाप रे, जब हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं, विस्मय व्यक्त करते हैं, तो वहां पे हम एक डंडा के नीचे छोटी सी बिंदी लगा देते हैं। यह भी हमारा विराम चिन्ह का एक प्रतीक है। फिर आता है उद्धरण। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की बात को यथा रूप से जो जैसा है वैसा ही जब रखता है, उसका उदाहरण देता है, तो दो उसके आगे और उसके पीछे दो छोटे छोटे कॉलन बनाए जाते हैं जिन्हें उद्धरण कहा जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यदि तो उसके पीछे भी और उसके पीछे भी ये उद्धरण चिन्ह होते हैं। फिर हमारे आते हैं योजक या विभाजक चिन्ह। जब दो शब्दों के बीच में उनको जोड़ने के लिए जो लगाया जाता है वो योजक या विभाजक शब्द होता है। जैसे कभी कभी, अलग अलग, इस तरह के जो शब्द होते हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े, तो वहां छोटा सा जो डॉट लगाया जाता है वो योजक या विभाजक शब्द होता है। निर्देशक, जब निर्देश देते हैं तो हम छोटा सा चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद जब विराम आदि चिन्हों की बात करेंगे तो हमारा एक होता है कोष्टक। जब हम किसी बात को उसको व्यवस्थित कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उसके आगे और पीछे हम एक छोटा अर्ध गोला बना देते हैं जिसे कोष्टक कहते हैं। और फिर आता है हंस पद। हंस पद में दोनों तरफ इस तरह के एरो के निशान लगा दिए जाते हैं और वो उसको, ये हमारा होता है हंस पद। तो इस प्रकार से ये हमारे विराम चिन्ह हो गए। विराम चिन्हों को मैं पुनः दोहरा देती हूँ। विराम चिन्हों में विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि सूचक, उद्धरण चिन्ह, योजक या विभाजक, निदेशक, कोष्टक और हंस पद। और इस प्रकार से आज की जो हमारा ये हिंदी भाषा शिक्षण का व्याख्यान था, इसको मैं समाप्ति की ओर ले जाती हूँ। अपेक्षा करती हूँ कि आप इसे आत्मसात कर रहे हैं और आपके विचार हैं वो भाषा के प्रति निश्चित रूप से प्रगाढ़ हो रहे होंगे। और अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।